अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल एक सवाल दिसंबर 19 उसका पार्ट 1 आपने करना था, कर लिया होगा, कोई मसला भी नहीं होगा, पक्का ना? कोई नहीं, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलें, अब केस 2 समझाता हूं। अच्छा हाँ, ये रिकॉर्डिंग वालों को एक सवाल हो सकता है, ये जो पीडीसी है ये किन को सपोर्ट कर रहा है? कराची और लाहौर को। अच्छा, कराची की लाइफ एवरेज कितनी? कराची की एवरेज लाइफ कितनी है? 10 साल। लाहौर की 8 साल। पेशावर की 6 साल। हेड ऑफिस बिल्डिंग की, हेड ऑफिस जो भी है, इसकी लाइफ 15 साल। पीडीसी 5 साल। हेड ऑफिस बिल्डिंग की लाइफ इन सबसे ज्यादा है, यानी हेड ऑफिस मौजूद रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे तो इसको हेड ऑफिस ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कैरिंग अमाउंट को भी वेट लेते हैं और ईयर्स को भी लेते हैं। पीडीसी तो चलना ही 5 साल है, तो पीडीसी को इनमें बांटते हुए ये वेटेज लेनी चाहिए। नहीं नहीं ली हुई पीछे, ली हुई है तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? दोनों आर्गुमेंट सही हैं। एक आर्गुमेंट यह है कि चूंकि ये है ही थोड़ी लाइफ वाला, तो इसने तो तीनों को 5-5 साल ही सपोर्ट करना है बस, इसलिए सिर्फ तीनों नहीं, सॉरी दोनों, तो इसलिए कैरिंग अमाउंट काफी है। लेकिन एक आर्गुमेंट यह है कि 5 साल के बाद ये डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी क्या? फिर हो जाएगी, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, फिर से सेंटर बन जाएगा, ये खत्म होगा, फिर सेंटर बन जाएगा। तो इसलिए वेटेज लेनी सही भी है, नहीं भी है। मुझे वैसे ज्यादा बेहतर वेटेज लेनी ही लगती है, लेकिन आईकैप के सोल्यूशन में ये भी लिखा हुआ था कि जिसने वेटेज नहीं भी ली तो भी ठीक है। यानी कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटने के लिए कैरिंग अमाउंट की भी वेटेज और इन सीजीयू की लाइव्स की भी वेटेज लेनी है, जैसे किया भी हुआ है पीछे। जी, पॉइंट 1 रिक्वायरमेंट ए, पॉइंट 1 में किसी का कोई सवाल? हाँ जी। कोई बात नहीं, देखो अभी तो इसकी दोनों से ही कम है ना, इवन फिर भी हम यहां वेटेज ले रहे हैं क्योंकि ये 5 साल बाद खत्म, ये डेवलपमेंट खत्म थोड़ी हो जाएगी, फिर से एसेट्स आ जाएंगे, तो ये काम तो चलता रहेगा। हेड ऑफिस 15 साल बाद बंद हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे क्या? नई बिल्डिंग्स आ जाएंगी, फिर से हेड ऑफिस के एसेट्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसलिए ईयर्स की वेटेज रहनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बात ये हो रही है कि इसकी इन सीजीयूज को सपोर्ट रहेगी, 5 साल बाद खत्म हो जाएगी या फिर भी रहेगी? इसकी खत्म हो जाएगी, इसकी जगह नई बिल्डिंग बन जाएगी, शायद वो भी इतनी अमाउंट की होगी, लेकिन बात यह है कि इसकी इनको सपोर्ट नहीं, इसकी नहीं, पीडीसी की इनको सपोर्ट 5-5 साल बाद खत्म हो जाएगी या रहेगी? रहेगी ना, तो तभी रहेगी ना जब और पीडीसी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इन सबको तीनों में बराबर बांट देते। बराबर क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि वैसे तो आईएएस ने इसी वजह से कोई रेशो का फार्मूला नहीं बताया, बस ये कह दिया कि रीजनेबल बांट दें। रीजनेबल बांटने का तरीका मैनेजमेंट को जो ठीक लगे। एक तरीका यह हो सकता है कि जिस सीजीयू के एसेट्स जितने ज्यादा होंगे तो मैनेजमेंट का ध्यान भी ज्यादा उसकी तरफ होगा ना, ज्यादा उसी को ही सर्विसेज दी जा रही होंगी, इसलिए कैरिंग अमाउंट की रेशो ले ले। प्लस इस सीजीयू ने इससे ज्यादा अरसा जिंदा रहना है, इस सीजीयू ने से ज्यादा अरसा जिंदा रहना है, तो फिर टाइम का वेटेज भी आना चाहिए। मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि अगर ये 5 होता, दोनों की कैरिंग अमाउंट 1000 मिलियन होती, तो दोनों सीजीयूज को बराबर सपोर्ट मिलती, नहीं इसको ज्यादा अरसा मिल जाती। तो इसलिए पीरियड का वेटेज भी होना चाहिए, अमाउंट का वेटेज भी होना चाहिए। तो रेशो लेते हुए पीरियड और अमाउंट दोनों का वेटेज लिया जाएगा जी। लेकिन आईएएस 36 का रूल ये नहीं है, उन्होंने कहा है रीजनेबल। तो अगर सवाल वाला आपको खुद वैसे ही कह देता है कि 30-20-20, तो फिर मैं 30 उसके हिसाब से चलना है। ये तो सिर्फ क्योंकि आईएएस की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में किया था, इसलिए हमने इसी को ही गाइडेंस मान लिया जी। पता नहीं क्या लिखा हुआ था यहाँ, इकट्ठा करके दिखाना, तो वो तो कल भी मैंने बोर्ड पे ऐसे ही किया था। हाँ हाँ, देखें हर कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू एंड कॉर्पोरेट एसेट्स आफ्टर लॉस। तो अब आप क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं जैसे कल को जी बांट दिया, जी बांट दिया,
सब एसेट के इनके एसेट्स हमको पता करके हमने दिखाना है, उसके बाद रिवाइज करेंगे। मैंने इनको कहाँ इकट्ठा करके दिखाया जो आप कह रहे हैं इकट्ठा करके दिखाना है? जो लास्ट है डब्बे से ऊपर, वर्किंग वन से ऊपर। हाँ हाँ, तो उसमें इकट्ठा मैंने क्या किया है? सर, आपने कराची के एसेट्स में चली गई, तो चारों के बाद देखो लेती है एसेट ऑफ द इसी को आपने इकट्ठा कर दिया, तो फिर क्या था फिर आप क्या? क्योंकि सवाल में कहा है ना, ये जो हमने कॉर्पोरेट एसेट्स को तोड़ा था, इनको तोड़ फोड़ के थोड़ी फेंक दिया था। रहेगी तो ये बिल्डिंग एक एसेट ही, पीडीसी एक क्लास ही रहेगी। इन्होंने इसीलिए तो पूछा है कि लॉस बांटने के बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू एंड कॉर्पोरेट एसेट, यानी जो जिस शक्ल के उसने आपको वैल्यूज दी थी उनकी वैल्यूज नहीं बतानी है। जैसे कल मैंने जब बोर्ड पे सवाल किया था तो बिल्डिंग को 3 टुकड़ों में बांटा था, लेकिन बिल्डिंग तो वो एक ही थी ना, हेड ऑफिस की। तो अगर वो पूछ रहा है कि बिल्डिंग की आपको हमने ये वैल्यू दी है 150 मिलियन, आप अब रिवाइज करके बता दें, तो उसी 150 मिलियन वाली की बात कर रहे हैं ना। हमने तो टुकड़े किए थे सिर्फ सीजीयू में लॉस बांटने के लिए। असल में अगर कहा जाए कि कॉर्पोरेट एसेट, जैसे कल वाला सवाल मुझे जैसे याद पड़ रहा है, 300 मिलियन की बिल्डिंग थी, हमने इस 300 मिलियन की बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ लॉस एलोकेशन के लिए 3 जगह बांटा। इन 2 जगह लॉस आया था, इस तीसरी जगह नहीं आया था। लेकिन अगर यह कहा जाए कि हेड ऑफिस बिल्डिंग की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बता दें, तो वो इस 300 मिलियन वाली बिल्डिंग की ही रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पूछ रहे हैं ना। तो इस 300 में से जिस जिस टुकड़े में इंपेयरमेंट बनी थी वो माइनस करके ये है जी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग की। अब 3 बिल्डिंग थोड़ी हो गई, बिल्डिंग तो एक ही है हेड ऑफिस। तो इसलिए इसमें उन्होंने जिस तरह का डेटा दिया था, आपको 3 सीजीयूज दिए थे और 2 कॉर्पोरेट एसेट्स दिए थे, और कहा है कि इनकी अब रिवाइज्ड वैल्यू बता दें, तो उन्हीं की रिवाइज्ड बतानी है ना। अब बिल्डिंग के 3 टुकड़े थोड़ी करके दिखा देना जी। पॉइंट 1 केस 2 समझाने लगा। केस 2 समझा रहा हूं पहले, फिर इस सवाल के सॉल्यूशन पे आऊंगा। दो सीजीयू थे एक बिजनेस के, और गुडविल थी और कॉर्पोरेट एसेट्स थे। एक बिजनेस के 2 सीजीयू हैं और गुडविल और हेड ऑफिस बिल्डिंग है। अगर ये किसी रीजनेबल तरीके से इनमें बांट सकते हैं तो इनमें बांटा जाएगा, और बांटने के बाद इन सीजीयूज की शक्ल बन जाएगी कि थोड़ी सी गुडविल यहां आ जाएगी, थोड़ी सी गुडविल यहां आ जाएगी, थोड़ी सी हेड ऑफिस की बिल्डिंग यहां आ जाएगी, थोड़ी सी हेड ऑफिस की बिल्डिंग यहां आ जाएगी। और अब ये सीजीयू होगा जिसपे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, और ये हमने सीजीयूज में बांटा। अब इस सीजीयू के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग लग जाएगी। जो कुछ सीजीयू से बाहर था वो बांट के सीजीयू का हिस्सा बन गया। अब इन 2 सीजीयूज पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी जैसे वर्षों से करते आ रहे हैं। किसी एक सीजीयू में कोई 1 या 2 एसेट ऐसे हो सकते हैं जिन पे इंडिविजुअली I-36 लग सकता था? बिल्कुल हो सकते हैं। चलो मैं कहता हूं ये काले वाले प्लांट मशीनरी पे अलग से भी लग सकता था, नीले वाले प्लांट मशीनरी पे अलग से भी लग सकता था। तो इन पे पहले अलग से लगाया होगा या सीधा इसी लिस्ट में डाल दिया होगा? पहले अलग से लगाया होगा। ये अब तक हो चुकी है बात। इसका मतलब सीजीयू बनाने की मजबूरी इसकी वजह से नहीं है, इनकी वजह से, वरना ये तो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इस पे तो I-36 लग ही रहा है। तो प्रॉब्लम है इनकी वजह से। इनकी वजह से हमें इन काली बिल्डिंग और काले इक्विपमेंट को, चूंकि I-36 लगाना था तो इसके साथ मिला के काला सीजीयू बनाना पड़ा। हमें इस नीली बिल्डिंग नीले इक्विपमेंट पे I-36 लगाना था, वरना प्लांट मशीनरी सही सेट था, उस पे I-36 लग रहा था। इनकी वजह से इसके साथ मिला के नीला सीजीयू बनाना पड़ा। यानी अगर हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग की बात करें तो जिस इंडिविजुअल पे लग सकता है पहले लगा लें, फिर बाकी मासूमों की वजह से उसको मिला के सीजीयू बनाए। ये मैंने पुरानी बात ही की है, ये अभी तक नई बात नहीं की है। नई बात अब ये लाल और हरी करूंगा, काली नीली बात रिपीट कर रहा हूं। कल तक हम ये कर चुके कि जिस इंडिविजुअल एसेट पे I-36 लगता है पहले उस पे लगाना है, उसके बाद वो एसेट जिन पे इंडिविजुअली नहीं लग सकता है उनको इस पे मिलाना,
फिर सीजीयू के ऊपर इंपेयरमेंट I36 लगाना। ये सीजीयू किसकी वजह से बनाना पड़ रहा है? बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वजह से, वरना इस पे इंडिविजुअली लग रहा था। इनको सीजीयू में जबरदस्ती फिट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अगर तो इनको सीजीयू में फिट कर दिया तो ये कल तक वाला काम खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी वजह से ये सीजीयू में फिट नहीं हो पा रहे, यानी अभी तो ये बस एक रैशनली मैंने बताया था ना कि रेशो में बांट दें, कोई इंतहाई शदीद लॉजिकल बात है, पत्थर पे लकीर आखिरी, मतलब इस पे कोई इसके खिलाफ आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। हो सकता है हेड ऑफिस वाले सिर्फ इन्हीं को थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो नया भी सोच रहे हैं, वो तो नया विजन भी जाना चाह रहे हैं। जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसको आप मार्केटिंग कह लें, उनका काम नए से नए काम ढूंढना भी होता है। तो हेड ऑफिस में जितने भी एसेट्स हैं, सब क्या सिर्फ इन एग्जिस्टिंग की सपोर्ट पे काम कर रहे हैं? नहीं, नए काम भी ढूंढ रहे होंगे। तो आर्गुमेंट मौजूद है कि इनको हम इनमें लाजमी बांट सकते हैं। नहीं, नहीं भी बांट सकते। तो अगर तो इनको नहीं बांट सकते, आपको सवाल वाला बताएगा, अगर नहीं बांट सकते तो इन लाल और हरे का फिर क्या करें? अगर हम नहीं बांट सक रहे, प्लांट की बात दोबारा करता हूं, पहले इंडिविजुअल जिस पे लग सकता था लगाएंगे, बाकियों की वजह से फिर उसको साथ मिला के सीजीयू बनाएंगे। ग्रुप बनाना पड़ा ना बाकियों की वजह से। अब ये जो लाल और हरे वाले एसेट्स हैं, इन पे I36 तो इंडिविजुअली लग ही नहीं सकता, इनको किसी सीजीयू में ही फिट करना पड़ता है। अगर सीजीयू में फिट हो जाए तो जो कल तक कर रहे थे वही होगा। लेकिन अगर सीजीयू में फिट नहीं कर पा रहे तो इनकी वजह से इन सीजीयूज का बड़ा सीजीयू बनाना पड़ेगा। अब ये एक बड़ा सीजीयू है जिसमें सीजीयू 1 और सीजीयू 2 को नहीं मिलाया मैंने, इन सबको मिलाया मैंने, इसलिए ये सर्कल इनसे नीचे करके लगाया है। एसेट्स को मिलाया है। देखें, जब रीजनल टीम बन रही है, लाहौर, पेशावर, कराची की टीम सेलेक्ट हो रही है, उसमें जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे हैं वो लाहौर की टीम के खिलाड़ी हैं, कराची की टीम के खिलाड़ी हैं, पेशावर की टीम के खिलाड़ी हैं, उनका नाम उस शहर के साथ लिंक्ड है। अगर इनको नहीं बांट पा रहे तो इनकी वजह से हमें एक बड़ा सीजीयू बनाना पड़ेगा जिसमें ये काला और नीला सीजीयू इनके साथ नहीं मिलाए हैं। ये काली नीली बिल्डिंग, काला नीला इक्विपमेंट, काला नीला प्लांट जो है वो इनके साथ मिला के इसको अब हम एक बड़ा सीजीयू कह रहे हैं। इस बड़े सीजीयू के अंदर सीजीयू 1 सीजीयू 2 नहीं है, वो एसेट्स है। मिसाल मैं ये दे रहा था कि अगर अब पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होने लगी है तो अब वो पाकिस्तान के खिलाड़ी माने जा रहे हैं। अब ये नहीं बात हो रही कि लाहौर टीम का है, कराची, अब वो कराची लाहौर नाम इररिलेवेंट हो गए। अब उन खिलाड़ियों को मिला के पाकिस्तान की टीम बन रही है। तो पहले ये सीजीयू 1 2 सीजीयू 2 बिल्कुल कहलाए थे जब इनके ऊपर I36 लगाना था, लेकिन अब इनकी जिंदगी इनके ऊपर जो होना था वो हो गया, इनकी वजह से बड़ा सीजीयू बनाना पड़ रहा है। तो फिर ये सीजीयू 1 सीजीयू 2 नाम एप्लीकेबल ही नहीं रहे। इन सब को मिला के अब एक बड़ा सीजीयू बना दिया और इसके ऊपर अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो अब हायरार्की हो गई 3। जिस इंडिविजुअल एसेट पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकेगी पहले उस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, फिर नंबर आएगा सीजीयू का, फिर नंबर आएगा बड़े सीजीयू का, यानी 3 स्टेप्स के अंदर। और ये किस केस की बात हो रही है? जब इनको बांट नहीं सकते। तो अभी तक हम ये वाला काम तो कर ही रहे थे, लेकिन ऐसा जिसको स्टेप 1 स्टेप 2 या अब फर्स्ट इंपेयरमेंट सेकंड इंपेयरमेंट मैंने नाम यूज नहीं किया था, वरना अब तक फर्स्ट इंपेयरमेंट सेकंड इंपेयरमेंट हम कर रहे हैं। कैसे? पहले जिस एसेट पे इंडिविजुअली इंपेयरमेंट कर सकते हैं पहले उस पे करते हैं, जो मैंने कल परसों सवाल सॉल्व किए थे ऐसे ही किया था। जब इसको कर लेते हैं तो इसको फिर सीजीयू में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसको दोबारा लॉस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पहले ही हो गया होता अपनी लिमिट तक। फिर इस सीजीयू का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद हम सीजीयू की इंपेयरमेंट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हम पहले भी कर रहे हैं। अब इनकी वजह से जो एलोकेट नहीं हो पा रहे, इनकी वजह से अब एक थर्ड लेवल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग फिर से होगी और अब की बार बड़ा सीजीयू होगा। अच्छा, जब बड़े सीजीयू की इंपेयरमेंट हो रही होगी तो लॉस क्या सिर्फ इनको बटेगा? ये बात शायद अभी मुझे लग रहा है सवाल कराए बगैर शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन चलो पहले बगैर वैल्यूज के पूछ के देखता हूं, फिर सवाल में तो वैल्यूज ले ही आऊंगा। बड़ा सीजीयू निकाला
उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, तो उसका जो लॉस निकला वो सिर्फ इन दोनों को एलोकेट होगा या उन सबको होगा? सबको होगा। चले मैं सवाल को थोड़ा सा और परेशान करने के लिए फिर से पूछता हूं। जब हम ये नीले वाले सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे तो प्लांट को फिर से लॉस एलोकेट हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले वो इंपेयर हो चुका था, अपनी लिमिट पे आ चुका था। यहां पर उस पर दोबारा नहीं चार्ज हुआ, बाकियों पे हुआ। अब जब बड़ा सीजीयू बनाएंगे तो इसका लॉस किसको एलोकेट होगा? सिर्फ इन दोनों को या बाकियों को भी? लेकिन वो तो पहले नहीं, सेकंड इंपेयरमेंट। हाँ, लिमिट इंडिविजुअल एसेट पे लगनी है, सीजीयू पे लिमिट नहीं लगनी है। यानी ऐसा नहीं है कि चूंकि नीला वाला सीजीयू इंपेयरमेंट टेस्टिंग भुगत आया है तो अब बड़े सीजीयू का लॉस सिर्फ इन दोनों को जाना है। नहीं समझ रही बात? काला वाला सीजीयू अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग भुगत आया, अब बड़े सीजीयू का लॉस सिर्फ इन दोनों को बंटना है, ऐसा नहीं है। अब सीजीयू 1 सीजीयू 2 नाम ही खत्म हो गए, अब ये सारे एसेट्स फिर लाइन में खड़े होंगे। हाँ, इसको और इसको लॉस नहीं जाएगा, काले और नीले प्लांट को। क्यों? वो इंडिविजुअली लिमिट पे आ चुका था। और हो सकता है बिल्डिंग नीली वाली को पहले इस मौके पे कुछ लॉस एलोकेट हुआ और यहां पर आगे फिर थोड़ा सा हो सके, बस फिर इसकी लिमिट आ जाए, तो फिर बाकियों को। तो जब थर्ड लेवल इंपेयरमेंट करनी है तो उसमें उन सीजीयूज के साथ इसको नहीं मिलाना, उन सारे एसेट्स को इनके साथ मिला के फिर एक बड़ा सीजीयू बनना है और उस बड़े सीजीयू का लॉस जो होगा वो सबको बटेगा। और इन सब में सबसे पहला शिकार गुडविल होगी और की लाइन में इनके साथ ये भी खड़ा होगा, यानी इसको भी प्रोपोर्शनेट ही बटेगा। बाकी फिर मैं सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं तो फिर से ये बात समझाने की कोशिश कर लेता हूं। जी हाँ जी, हाँ जी। देखें, अभी तक जो एग्जाम क्वेश्चन रहे उसमें चूंकि ये 3-3 लेवल की इंपेयरमेंट आ रही थी ना, तो फिर इनका डिटेल ब्रेकअप नहीं बताया हुआ, बस उसको सीजीयू 1 सीजीयू 2 कहा हुआ है। तो इसलिए हाँ, वो लिस्ट बना के एंड सीजीयू 1 सीजीयू 2 गुडविल हेड ऑफिस इनकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ जाएगी। वो भी मैं सवाल करता हूं ना, फिर उसके हिसाब से पूछिएगा जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये डिस्कशन समझ आई कि नहीं? तो अगर ये एलोकेट हो सकते हो तो इनको एलोकेट कर दिया, अब जैसे कल तक किया था। और अगर एलोकेट ना हो सकते हो तो जो कल तक किया था वो, उसके बाद फिर सबको मिला के एक बड़ा सीजीयू बनेगा और उस बड़े सीजीयू पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी और फिर से इन सबको जाएगी। अच्छा, लेवल 4 भी हो सकता है। लेवल 4 ऐसे हो सकता है कि लाहौर, कराची, पेशावर 3 सीजीयू हैं और पीडीसी को सब साथ मिलाने की बजाय सिर्फ कराची लाहौर मिला के एक दरमियाना सीजीयू बनेगा, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग होगी, फिर हेड ऑफिस की वजह से फिर एक बड़ा सीजीयू बनेगा। तो ये लेवल 1 2 3 4 तक भी जा सकता है। वो सवाल फिर सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए मगरिब पढ़ लें, फिर इस पार्ट 2 का सॉल्यूशन करता हूं। दिसंबर 19 पार्ट ए का पॉइंट 2, केस 2। वो कह रहे हैं जी कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते। दिसंबर 19 पार्ट ए पॉइंट 2, एलोकेट नहीं हो सकते। तो फिर हमने क्या करना है? सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट, उसकी क्योंकि सवाल में डिटेल है नहीं इसलिए ये वाला गायब हो गया। उसके बाद छोटे छोटे सीजीयू के बड़ा बड़ा सीजीयू, पहले छोटे सीजीयू। तो कॉर्पोरेट एसेट्स के बगैर इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट इंपेयरमेंट। फर्स्ट इंपेयरमेंट हमने करनी है हर सीजीयू की अलग अलग। रुपीज 1000 मिलियन, क्या लिखा हुआ? मिलियन। कैरिंग अमाउंट कितनी है? अब पार्ट ए 1 खत्म है, वो 1 अलग सवाल था, 2 अलग सवाल है। तो इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 160, 100, 125। और इनकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? कराची की 155, लाहौर की 115 और पेशावर की 169। तो पहले छोटे छोटे सीजीयूज को इंडिविजुअली देखना था, तो इनमें कराची है 5 का इंपेयर्ड, बाकी नहीं है। ये फर्स्ट इंपेयरमेंट होगी। अब अगला काम कॉर्पोरेट एसेट्स को मिलाना है और बड़ा सीजीयू बनाना है। लेकिन इस सवाल में पीडीसी को कवर करने के लिए पूरी कंपनी को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पीडीसी किससे रिलेटेड है? तो एक दरमियाना सीजीयू बनाना पड़ेगा, इसको मैं कह देता हूं सेकंड इंपेयरमेंट। और अब सेकंड इंपेयरमेंट हमने करनी है, और ये आप लोगों के लिए या चलो एग्जामिनर के लिए भी, पीडीसी
विद कराची एंड लाहौर। अब इस दरमियाने सीजीयू की कैरिंग अमाउंट कितनी? अब हमने तीनों को मिला के एक दरमियाना सीजीयू बना दिया, तो कैरिंग अमाउंट कितनी? तीनों की कैरिंग अमाउंट को मिला दें। कराची की 1, क्योंकि अब फर्स्ट इंपेयरमेंट हो गई हुई है, वो 155 तक पहुंच गया है। लाहौर 100 और पीडीसी 20। टू 8 1 रिकवरेबल अमाउंट। अब इस दरमियाने सीजीयू की रिकवरेबल कैसे निकालें? होना तो ये चाहिए कि अब इस दरमियाने सीजीयू में जो इनके कैश फ्लोज थे उनके साथ इसका भी कैश फ्लो आएगा। अच्छा, इसका कौन सा कैश फ्लो आएगा? आउटफ्लोज होंगे और एंड पे डिस्पोजल वैल्यू होगी, वो भी साथ मिलना चाहिए। जब कैरिंग अमाउंट मिल रही है तो उसके आउटफ्लोज और एंड पे डिस्पोजल वैल्यू को भी मिलना चाहिए। इन दरमियाने सीजीयू की अलहदा से रिकवरेबल अमाउंट दी होनी चाहिए थी कॉन्सेप्चुअली, लेकिन नहीं है। अब सवाल की मजबूरी है, क्या करें? तो इसकी ना सही, इनकी तो रिकवरेबल अमाउंट है ना, उनको मजबूरन मिला लेते हैं साथ। 155 प्लस 115, ये मजबूरी से किया है। कितनी बनी? 270। तो इस दरमियाने सीजीयू पे इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 11 का, और इस 11 को किसको बांटना है? इन तीनों को। अच्छा, सवाल में डेटा नहीं है इसलिए हमने इसको कराची और लाहौर के नाम से ले लिया, वरना अब इस दरमियाने में कराची लाहौर ने नहीं आना था। उनकी बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट उन्होंने आना था, लेकिन डेटा नहीं है इसलिए हमने दोबारा कराची लाहौर का नाम यूज कर लिया। अब जब इस 11 को बांटेंगे, इसी से आगे चल रहा हूं, तो कराची के हिस्से में लॉस आएगा 11 इंटू 155 ओवर 281। लाहौर के हिस्से में आएगा 100 ओवर 281 और पीडीसी के हिस्से में आएगा 26 ओवर 281। हम्म 6.06 3.91 1 point अच्छा, यहां पर एक सामने बैठे हुए को तो पूछना चाहिए था, लेकिन शायद समझ आ गई हो या शायद सोए में। लेकिन कंप्यूटर पावर वाले जरूर सोच रहे होंगे कि लाहौर को क्यों लॉस एलोकेट हो रहा है या कराची को क्यों हो रहा है। वो तो पहले ही अपना सजा भुगत के आया था। लिमिट सीजीयू पे नहीं लगनी, इंडिविजुअल एसेट्स पे लगनी है। ये कराची 5 मिलियन का लॉस सब एसेट्स में बांट आया। इसके अंदर जो एसेट्स थे, नहीं इसके अंदर जो एसेट्स थे ये 5 उनको चार्ज हुआ था, और वो जो इसके अंदर एसेट्स थे वो अपनी अपनी लिमिट तक पहुंच गए। नहीं, कोई पता नहीं, हो सकता है वो पहुंच गया, हो सकता है ना पहुंचा हो। तो इसलिए हमारे पास तफसील नहीं है, इसलिए हमने नाम यहां कराची यूज कर लिया, वरना अब इस दरमियाने सीजीयू में कराची लाहौर नहीं आ रहा, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट वो आ रहे हैं। तो इसलिए वो जो पहले लॉस चार्ज किया था ये सीजीयू की हद तक बस इतना लॉस बनता था। तो हम अब इस दरमियाने सीजीयू में ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अपनी अपनी सजा भुगत आए हुए हैं, अब इनको लॉस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिमिट सीजीयू की नहीं होती है, इंडिविजुअल एसेट की होती है। ओके, ये सेकंड इंपेयरमेंट हो गई। अब हमें दरमियाने सीजीयू से एक बड़ा सीजीयू बनाना पड़ेगा। किसकी वजह से? हेड ऑफिस की वजह से। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर आपको ये कराची लाहौर की बजाय इनके अंदर एसेट्स दिए होते तो फिर फर्स्ट इंपेयरमेंट हो सकता है किसी इंडिविजुअल एसेट की हो रही होती, फिर छोटा सीजीयू, फिर दरमियाना सीजीयू, फिर अब ये चौथी इंपेयरमेंट आ रही होती। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल एसेट्स नहीं दिए हुए ना, तो वो वाला स्टेप स्किप हो गया। देखें, हमने पीडीसी और हेड ऑफिस इन दोनों को अलग अलग देखना है। पीडीसी चूंकि सिर्फ इन दोनों को साथ सपोर्ट कर रहा है, तो पीडीसी को इनके साथ मिला के एक दरमियाना सीजीयू बनाया। पेशावर को साथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका लिंक ही नहीं है उससे। तो हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप बना के देखने। पीडीसी का मसला इनसे हल हो रहा था, इसलिए पहले हमने पीडीसी को मिला के एक दरमियाना ग्रुप बनाया। यानी फौरन ही
देखें कहीं लड़ाई भी हो रही है ना, तो पहले एक बंदे से काम नहीं चला तो कुछ ज्यादा लोग मिल गए, पहले ही नहीं एटम बम मार देंगे जाके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो जब इसका इन दोनों से काम चल रहा था तो सबको मिला के एकदम से पूरी कंपनी को सीजीयू कहने की जरूरत नहीं थी। अब हेड ऑफिस की वजह से, चूंकि वो तीनों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हेड ऑफिस की वजह से अब जो ग्रैंड सीजीयू बनाना पड़ रहा है वो पूरा बिजनेस है। और अब इस थर्ड इंपेयरमेंट के लिए कैरिंग अमाउंट जो सेकंड से बच के आई है, कराची 155, लाहौर पीडीसी और हेड ऑफिस तो पूरा पूरा है। अरे हाँ पेशावर जी, लाहौर 84, फोर सेवन 9। अब इस ग्रैंड सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट होना ये चाहिए था अच्छा, वैसे तो मुझे उम्मीद कम ही है, लेकिन अगर कोई ओरिजिनल आईएएस खोलता हो ना तो उसमें एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 है, उसमें इन्होंने जब बड़ा सीजीयू बनाया तो रिकवरेबल अमाउंट अलग से दी है, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब जब हेड ऑफिस भी साथ मिल रहा है तो इसकी तो कोई डिस्पोजल वैल्यू होगी, इसकी तो कोई कैश आउटफ्लोज होंगे, तो इसलिए रिकवरेबल अमाउंट होनी अलग से ही चाहिए थी। लेकिन चूंकि सवाल में मजबूरी है, डेटा नहीं है, तो हमें मजबूरन तीनों की रिकवरेबल को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि हम तीनों को मजबूरन ही ऐड कर रहे हैं तो इस पे कोई आर्गुमेंट ये कर सकता है कि तीनों की रिकवरेबल को फिर ऐड नहीं करते, तीनों की वैल्यू यूज को कर देते हैं और तीनों की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कर देते हैं, उनमें से हायर ले लेते हैं, ये भी हो सकता है। कर तो हम मजबूरन ही रहे हैं ना, तो तीनों की रिकवरेबल को ऐड कर लें और चाहे तीनों की वैल्यू यूज को करिएगा ऐड, तीनों की वैल्यू यूज को। अच्छा ये तो बताएं ना आंसर, ये क्या बना 39, तीनों की वैल्यू यूज को करिएगा ऐड 434 और फेयर वैल्यू को 43, तो ये भी ठीक हो सकता, क्योंकि असल में तो होनी ही अलग से रिकवरेबल चाहिए थी पूरे बिजनेस की, नहीं है तो मजबूरन कोई तो हल करना था, तो तीनों के रिकवरेबल को ऐड करते हैं जब मजबूरन कर ही रहे हैं, या फिर तीनों के वैल्यू यूज और फेयर वैल्यू को ऐड करके फिर उनमें से 434 ले लें, ये भी सही है। तो अब इस थर्ड इंपेयरमेंट टेस्टिंग में इंपेयरमेंट लॉस निकल आया 40। तो अब इस 40 को जब बांटेंगे तो वो फिर इन सब में बटेगा। फोर 8.02, ये मैंने पेशावर के ऊपर किया है इसलिए ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू देखेंगे 10.4 7.02 2.08 और रिक्वायरमेंट क्या थी, तो फिर इनमें से ये भी माइनस कर दें तो वो एंड आंसर आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट ए का 2 है। तो कॉर्पोरेट एसेट्स का केस 1, अगर बांट सकते हैं तो पहले बांट लें, फिर नॉर्मल सवाल बन गया, और अगर नहीं बांट सकते तो फिर पहले इंडिविजुअल एसेट, फिर छोटा सीजीयू, फिर दरमियाना सीजीयू, फिर बड़ा सीजीयू।
अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ना, ये लास्ट सेशन में पढ़ाते हुए मुझे रियलाइज हुआ था, बुक में से मैं डिलीट करना भूल गया। बहरहाल पार्ट बी में उन्होंने पूछा हुआ है कि दोनों में आंसर में फर्क क्यों आ रहा है। पार्ट बी कि दोनों पार्ट्स में फर्क क्यों आ रहा है। तो दोनों पार्ट्स में फर्क क्यों आ रहा है, पिछले पार्ट वन अगर करके आए हैं तो उसमें टोटल लॉस निकला था 80 और अब निकला है 56, 5, 11 और 40, 56। तो पूछ रहे हैं कि डिफरेंस की वजह क्या है। तो पहले 80 निकला, अब 56 निकला, तो वजह हाँ जी, इसमें और एसेस की क्या होता है? इसकी जो वजह है ना, आई कैप का सोल्यूशन मैंने बुक में डाल दिया था, लेकिन लास्ट टाइम पढ़ाते हुए मुझे ख्याल आया कि ये क्या है। तो इसकी जो वजह है ना, उसका कोई एक जवाब नहीं है, बस कैलकुलेशन में फर्क आ गया। मतलब पहले सब इकट्ठे करके एक ही बार रेशो में बट गए थे, अब स्टेप बाय स्टेप रेशो में बटे। जैसे इससे रिलेट तो नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फर्क है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पूरे साल पे एक ही बार लगाना हो या हर महीने 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 करके लगाना, तो फर्क आ जाएगा। तो इसलिए इसकी जस्टिफिकेशन तो सिर्फ इतनी है कि पहले हम कंबाइन एक ही ग्रुप बना रहे थे, अब हमने छोटे छोटे स्टेप्स में कर दी, तो रेशोस का फर्क पड़ता गया। इससे ज्यादा और जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। इसमें जो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है ना सोल्यूशन, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। अगर आप में से किसी को आया हो तो मुझे भी समझा देना। एग्जामिनर ने सोल्यूशन ये कहा हुआ है कि कितने का फर्क है, पहले था 80, अब कितना हुआ है 50, 24 का फर्क है ना। तो एग्जामिनर ने कहा कि 24, ओ ये देखो ये 24 का फर्क है, ये तो कहा पेशावर वाले की वजह से हुआ है। मुझे नहीं इसकी रीजन, सच में मुझे नहीं पता। उसने कहा कि ये पेशावर की वजह से फर्क है 24 का, ये देखो 24, वो देखो 24। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जस्टिफिकेशन है, तो इसलिए इस पे बहस करनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल में पार्ट बी को डिलीट ही करना है। रेहान एक मिनट करो ना। तो इसका ना पार्ट बी मेरी समझ से बाहर है, तो अगर आपने सवाल से पार्ट बी डिलीट करना, तो मेरा तो मशवरा ये कि डिलीट कर दें उसको। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढूंगा, तो मुझे भी जरूर बताना। अभी तो मुझे समझ नहीं आई कि उसने इत्तेफाक से 24 ढूंढ दिया, तो मुझे तो इतनी खास दिल को लगी नहीं बात। अच्छा, वो ना एक घर का एक अर्जेंट काम मुझे पड़ गया, अभी मुझे घर से कॉल आई थी, मुझे ना फौरन निकलना है, तो बस ये मैं फिर यहीं एंड कर रहा हूँ। मतलब ये लेक्चर 9 यहीं एंड कर रहा हूँ। आज का दिन है वेडनेसडे, तो ये IS36 का एक लेक्चर रह गया, वो फिर मंडे को पूरा करके तो अगला IS कराता हूँ। ठीक है, मुझे भी अर्जेंट निकलना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।